स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है प्लीज गो टू माय इंग्लिश चैनल सो यू कैन वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप डीआईवाई साइंस प्रोजेक्ट में। मेरा कंप्यूटर वाला चला और काफी लोगों ने कहा कि सर कंप्यूटर तो कवर कर लिए हैं लेकिन अब कुछ और भी कवर किया जाए, तो चलिए साइंस में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि वही लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर जो चीज़ मार्केट में है, उससे आपका मन नहीं भर रहा है और उसका कोई भी कारण हो सकता है। जैसे हो सकता है कि सर उसका दाम ही सही नहीं है। मतलब कि अगर कोई बोलता है ना ये सही चीज़ है लेकिन इसका दाम 10,000 करोड़ है। आप बोलेगा रखे रहो भाई, हम हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो बहुत सा जनरली आप जानिए कोई भी चीज़ का दाम स्टूपिड है, अगर उसका दाम के लिए आप कहीं व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो, कर सीधा बोलता है ये ईमेल कीजिए तो हम कोट देंगे, तो समझिए उसका दाम पागल जैसा होता है। तो बहुत सारा चीज़ में ऐसा होता है कि बेमतलब का दाम है और या तो बहुत अनरिलायबल है कि सस्ता मिल तो रहा है लेकिन उसको आप लेके उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारा और कारण भी होता है कि कई बार लोग को होता है कि भैया मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वही समझिए अब आपके पास थोड़ा दोनों चीज़ होना चाहिए, थोड़ा-सा जीनियस भी होना चाहिए और थोड़ा-सा पागलपंती भी होना चाहिए। तो मतलब बुद्धिमान और महागधा दोनों एक साथ आना चाहिए, थोड़ा-सा दोनों का टच होना चाहिए। तभी जाके आपके पास आएगा टर्बो ग्रिड। टर्बो ग्रिड का मतलब होता है कि आप घिस सकोगे, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, खासतौर में साइंटिफिक वाले में, वो एक बार में काम नहीं करेगा। वो करेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं है, वो नहीं करेगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत ग्रिड चाहिए ताकि मतलब जैसे आयरन मैन ठन, ठन, ठन करके बनाए, वैसे आपको करना पड़ेगा। तब जाके आप थैनोस जा पाएँगे, फाइन आई विल डू माई सेल्फ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट हो जो पूरा नहीं हो रहा है, आपके पास थोड़ा-सा पागलपंती और थोड़ा-सा जीनियस होना चाहिए और तब जाके आप थैनोस लेवल पे चले जाइए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट जहाँ से सबकी गाड़ी खुलती है, ऑलमोस्ट 99% लोग बनाते हैं इसको, वो हो गया लीनियर बेंच पावर सप्लाई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। तो लैब पावर सप्लाई जो होता है, उसका काम ये होता है कि ये आपको आपके हिसाब से वोल्टेज एडजस्ट करने देता है प्लस करंट। क्योंकि कहने को तो आप कह सकते हो नहीं ये तो मैं एडाप्टर से भी कर सकता, नहीं कर सकते क्योंकि एडाप्टर सब में जैसे मान लिया आपने 12 वोल्ट का एडाप्टर लिया है, उसमें करंट लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर आप इसको ले रहे हैं, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं मतलब आपने सर्किट डिज़ाइन किया, ठीक है? आपको पता है ये माइक्रो कंट्रोलर कितना भी हो 200 मिली एम्प से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? आपने सेट कर दिया 200 मिली एम्प, मान लीजिए उसमें कुछ हुआ डैमेज और वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉ करने लगा, ये बोलेगा ना जी ना, रुक जाए। यही अंतर होता है आपका ये लैब पावर सप्लाई में, जिसमें होता है एडजस्टेबल वोल्टेज, मतलब आप वोल्टेज कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल तरीका पता है, अगर आपको कोई बोलता है 12 वोल्ट का कॉब एलईडी है, आप जानना चाहते हो वो एलईडी अच्छा है कि भगवान भरोसे है, सीधा तरीका उसे कम वोल्टेज में चलाइए। सारा एलईडी अगर एक साथ डिम हो रहा है तो बल्ले-बल्ले, अगर एक ठो बहुत पहले ही बंद हो गया तो समझ लीजिए ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो वो सब के लिए आप 12 वोल्ट नहीं यूज़ कर सकते, आपको अच्छा खासा नीचे आना पड़ेगा, 11 9 7 वो सब केसेस में दिखेगा। तो उसके लिए आपके पास एक नॉब लगाए, नॉब से घटाते चले गए। तो वो सब बहुत सा ज़रूरी होता है और करंट लिमिट जब भी आप सुनते हैं ना, करंट लिमिट का सीधा मतलब होता है कि वो एक शंट रेज़िस्टर होता है, मतलब स इक्विपमेंट के अंदर शंट रेज़िस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उससे पता चला कितना करंट बाहर जा रहा है। और वो जो है एक कंपैरिज़न मैकेनिज़्म में जाता है इसमें। तो यहाँ पे शंट रेज़िस्टर है, शंट रेज़िस्टर कंपेयर इसमें जा रहा है ऑप एम्प में। ऑप एम्प उसका जो सिग्नल है बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शंट रेज़िस्टर में आपका ऐसा थोड़ी होगा कि वोल्टेज इधर से 12 आया, इधर 2 निकलेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के पास क्या जाएगा। तो शंट रेज़िस्टर बहुत कम होता है, जैसे इस डिज़ाइन में है 100 मिली ओम्स का। तो आप समझ सकते हैं 100 मिली ओम्स बहुत करंट ड्रॉप करने के बाद वो जाके थोड़ा-सा दिखाएगा। तो वो सिग्नल जो है उसे बूस्ट करना पड़ता है। तो बूस्ट करने के लिए ऑप एम्प्स में जाया जाता है। ऑप एम्प में आप गेन सेट करते हो 1:100, फिर वो एम्प को डालते हो दूसरे ऑप एम्प में जहाँ पे वो कंपैरेटर के तौर पे बिक रहा है, यानी ऑन ऑफ चेक कर रहा है। तो इस डिज़ाइन में सीधा है कि आपने एक सोर्स बनाया है, सोर्स से आपका पोटेंशियोमीटर चल रहा है। आप पोटेंशियोमीटर को जहाँ सेट कर रहे हैं, कंपैरेटर से कर रहे हैं। जहाँ कंपैरेटर का सीधा ही काम होता है कि ये दोनों बैलेंस है कि नहीं, मतलब आप इससे नीचे रहो बल्ले-बल्ले है, इससे ऊपर के टक, टक, सीधे टक कर देगा। तो बस वही करके आप इसको ये कर लेते हैं। और जैसे ये डिटेक्ट करता है कि ये कंपैरेटर ये सिग्नल भेज देता है, सिग्नल भेज के ट्रांजिस्टर शॉर्ट मारता है और धड़-धड़ा के आपका वोल्टेज ज़ीरो करता है। जब भी आप करंट कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, वो सीधा यही मतलब होता है कि जैसे ही करंट एक्सीड करेगा, वहीं पे वो वोल्टेज घटाने लगेगा। ये एलईडी में बहुत काम आता है, क्योंकि एलईडी में आप कभी भी डेटा शीट उसका पढ़ेंगे, वोल्टेज पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं ये इतना मिली एम्प खाएगा करंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो गर्म जगह पे जैसे मान लीजिए इंडिया में है, तो वो एलईडी जो करंट है वो जल्दी खाने लगेगा। ऐसा क्यों? गर्मी से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट ज़्यादा लगने लगता है। तो आपका करंट कंट्रोलर होना चाहिए। तो वही वही एलईडी कॉब है, आपका लिखा हुआ है 200 मिली एम्प, जैसे मान लीजिए 200 मिली एम्प का वही कॉब आप लगाए हुए हैं। वो आपका गर्मी में आपका समझ लीजिए 12 वोल्ट का सिस्टम था, वो घट-घट के आपका चल रहा होगा 10 वोल्ट पे। वहीं ठंडा में है वो 13 वोल्ट पे भी जा सकता है,
क्योंकि करंट इसीलिए करंट लिमिटेड सप्लाई चाहिए होता है एलईडी को चलाने के लिए। तो करंट सप्लाई करते कैसे हैं? मेजर कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए। आपने मेजर कर लिया एक जगह से, दूसरी जगह से कंपेयर कर लिया, और जैसे ही वो ये होता है कि नहीं भैया ये ज़्यादा खा रहा है, बस कम करो। कुछ-कुछ डिज़ाइन में ऐसा कर दिया जाता है कि ट्रिप करते हैं। जैसे लैब वाले में जनरली ट्रिप वाला सिस्टम रखा जाता है, ताकि कुछ हुआ था गड़बड़, वो लाल बत्ती जला देगा, सर गलत हो गया, मैं सब बंद कर दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए करंट लिमिट के पीछे लोग भागते हैं। बिना उसके आपका लैब पावर सप्लाई नहीं अच्छे से काम करेगा। फिर हो गया। और यहाँ पे समझिए हर डीआईवाई गाड़ी खुलने से पहले लोग यहीं जाते हैं। हम भी यही बनाते हैं, बट हमको भूत काट लिया था इसका फ्यूम एक्सट्रैक्टर का, जो कि हम बना लिए, बट उसका फैन कंट्रोलर का भूत जो था वो बहुत जोर का काटा है, तो हम इसको बनाने पड़ गए। ये जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम उसको बनाने लग जाएंगे। और इसमें भी वही 12 वोल्ट का कॉब एलईडी हम अब टेस्ट करने देख रहे हैं कि अच्छा इस सब में भी वही दिक्कत है। क्या बोलते हैं, एक कॉब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है जबकि वोल्टेज अगर 12 है और दोनों सेम ही जगह से ड्रॉ हो रहा है, तो एक कॉब क्यों? उसका एक एलईडी कमज़ोर है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हर कोई डीआईवाई में घुसेगा तो घूम फिर के उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। खरीद भी सकते हैं, लेकिन जनरली ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हमेशा कहा जाएगा नहीं भैया इसको बना लो। और जनरली लीनियर बनाने के लिए लोग कहेंगे, क्योंकि उसका लो नॉइज़ होता है, नॉइज़ नहीं आता है। आपका प्रोडक्ट में अगर नॉइज़ आ रहा है, मतलब इसमें टेस्टिंग के टाइम में नॉइज़ आ रहा है, आप कैसे जानोगे कि मेजरमेंट सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि पावर का नॉइज़ है? तो नॉइज़ इसीलिए कम रखना पड़ता है। तो जैसे इसी डिज़ाइन में हमको इसका जो ESP32 है उसको शांत रखना है। वो कैसे रखें? तो यहाँ तो हमने ये रखे हुए हैं, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, तो 12 वोल्ट आता है, इससे 12 वोल्ट गया, वो चला गया इसमें, ये उसको घटाता है 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट जो जा रहा है वो यहाँ पे डिजिटल सर्किट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लीनियर रेगुलेटर है, वो उसको बोलता है भैया जी ठंडा हो जाओ, वो उसे 3.3 वोल्ट करता है। अब जो ये माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है ये साफ वोल्टेज में चल रहा है। तो इसी तरह करके कई बार करना पड़ता है कि आपको एकदम साफ शुद्ध वोल्टेज देना है, तो लीनियर सप्लाई से ही दिया जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी जनरली यहाँ पे लोग नहीं कहेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई, उसमें नॉइज़ बहुत होता है। और उससे भी खराब दिक्कत है, रिएक्शन स्पीड बहुत खराब होता है। यानी कि अगर आप उस पे शॉर्ट करेंगे, कितना देर में वोल्टेज गिरेगा वो बहुत टाइम लेता है। मतलब कि एक्चुअली वो पूरा फ्राई कर देगा। और लीनियर कुछ डिज़ाइन में इतना तेज़ होता है कि शॉर्ट किया वो खराब हो से पहले रुक जाता है। ना जी ना, बहुत ज़्यादा बिजली खा रहे थे, रुक जाओ तो। तो इसीलिए जनरली पहला मतलब कि गाड़ी आप खोल रहे हैं उसमें आपको कोई नहीं बोलेगा एसएमपीएस बनाने के लिए। दो मेन कारण, पहला स्विच का नॉइज़ के चलते आपका अगर डिजिटल सर्किट खासतौर पे नौटंकी करने लगा, आप नहीं पकड़ पाओगे कि सर्किट में कुछ गड़बड़ है कि पावर सप्लाई धांधली कर रहा है। दूसरा, उसका रिएक्शन स्पीड जनरली जितना भी स्विच मोड पावर सप्लाई उसका बहुत खराब होता है। ऑसिलोस्कोप से देखिए, आप चौंक जाइए कि इतना टाइम लग जाता है इसको करने में। तो एक थोड़ा दिक्कत है। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर आईसी यूज़ कर रहे हैं, एलएम नहीं, ये वाला नहीं है। हेरे हाँ, LM317 इस तरह का ट्रांजिस्टर है। ये इसी से ऑलमोस्ट सब लोग इसी से बनाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा मतलब रेप्यूटेड है, इसका खूब सारा आपको स्कीमेटिक्स मिलेगा। तो इसमें करंट कंट्रोल करना थोड़ा फजांग वाला है। ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, इसमें करंट कंट्रोल एक ही आईसी से करना है, ज़बरदस्ती का 4-5 और नहीं पोत रहे हैं, कंपैरेटर लगा के इसी से कर दे रहे हैं। तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। और इसमें 0 वोल्ट आता है। ये आईसी से जितने लोग बनाएंगे उसमें 0 वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि आईसी के अंदर वोल्टेज रेफरेंस है। तो 0 वोल्ट तक उतारने के लिए आपको नेगेटिव वोल्टेज देना होगा, यानी कि आपके पास होगा, जैसे इस डिज़ाइन के केसेस में मैक्सिमम आप जा सकते हैं 30 वोल्ट तक, ठीक है? तो आपका प्लस 30 वोल्ट है, फिर आपके पास -2 वोल्ट होना चाहिए, तब जाके आप इसे 0 तक कर पाएंगे। ये इसने नेगेटिव चार्ज पंप डाल के कर दिया है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा फचांग वाला चाहिए, लेकिन वो सारा फचांग इसमें हैंडल किया गया है। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाइए, लेकिन लीनियर पावर सप्लाई जिसमें हाई पास ट्रांजिस्टर हो, क्योंकि इससे अगर आप 1-2 एम्प भेजें ये जल जाएगा। तो हमेशा उसमें लीनियर पास ट्रांजिस्टर डाला जाता है जो बना है उतना बम बम एनर्जी को हैंडल करने के। अब बोलेंगे ये सब का सामान कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे ऑडियो सस्ता वाला ऑडियो डेक मिलता है उसमें 90% इसका सारा सामान है, तो आपको ज़्यादा फचांग नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास रखा है, खुजली हो रही है, लेकिन हमको ये कंप्लीट करना है। नहीं, उसके बिना हम उसको नहीं छुएंगे, नहीं तो ना तो वो कंप्लीट होगा ना ये कंप्लीट होगा। तो लीनियर बेंच पावर सप्लाई पहला है, मतलब गाड़ी आपकी यहीं से खुलनी चाहिए। और मैं एकदम क्लियर कर दूँ, स्विच मोड से दूर रहें, क्योंकि वो अगर नॉइज़ डाल रहा है, उस नॉइज़ के चलते अगर आपका नहीं ठीक से बिहेवियर हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कहाँ धांधली है। दूसरा, उस सबका शॉर्ट सर्किट करंट का रिस्पॉन्स टाइम बहुत धीमा होता है, तो अच्छा बात नहीं है। अब बात करते हैं, जब आप ये कर लेंगे उसका दूसरा एक हेडेक आएगा सोल्डरिंग करने का। तो सोल्डरिंग में समझिए कि जनरली आप लोग जो मार्केट में सस्ता वाला खरीदते हैं वो सब होता है यूज़लेस बेसिकली। तो अगर आपको खराब सोल्डरिंग आयरन, बेसिकली अगर आप सोल्डरिंग आयरन चालू कर रहे हैं और उसके बाद आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ रहा है या 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है गर्म होने के लिए, तो समझ लीजिए वो यूज़लेस है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उससे इरिटेशन ज़्यादा आता है।
फ्रस्ट्रेशन आप मैनेज कर सकते हैं, लोग कर ही लेते हैं। अगर आपके पास सिर्फ वही है और दाल रोटी कमाना है तो लोग कर लेते हैं, लेकिन एक कारण है कि कहीं पे भी आप ढंग का अगर कंपनी में काम कर रहे हैं या ढंग का टेक्नीशियन लैब लोग काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं उसको छुएगा, क्योंकि आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, मतलब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सिर्फ, अरे बेटा गर्म हो जाना भाई, अरे हो जाना गर्म। तो वही। और दूसरा एक दिक्कत है आजकल वो सब उससे लोग दूर भागने लगे कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। एक वो आप उसमें ये सिरामिक हीटर है, उसके ऊपर आप ये लगाए हुए हो, दूसरा मतलब कॉपर का जनरली होता है, उसके ऊपर टिनिंग की जाती है, तो कॉपर का वो हीटिंग ये है, क्या बोलते हैं, टिप है। अब दिक्कत है कि इसके बीच में हवा है, हवा अच्छा थर्मल कंडक्टर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो वो कार्ट्रिज बहुत गर्म होता है, तब जाके थोड़ा सा गर्मी आपका टिप में पहुंचता है, और इसी वो ठंडा भी तुरंत हो जाता है। तो वो सब समस्या को समाधान करने के लिए अभी के जितना भी मॉडर्न सिस्टम्स हैं, सब में कार्ट्रिज स्टाइल आ चुका है। कार्ट्रिज स्टाइल ये होता है कि आपका सोल्डरिंग स्टेशन अलग है, और जो टिप है, टिप के अंदर सिरामिक हीटर लगा हुआ है, मतलब आप पूरा टिप ही फेंकोगे, मतलब अगर टिप डैमेज हो पूरा टिप फेंकना पड़ेगा। तो रहा बात कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, बात है कि वो टिप उतना महंगा नहीं होता है, टिप में सिरामिक है, सिरामिक के अंदर आपका ये है, क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट है, उसके साथ वहीं पे एकदम टिप पे, यानी कि जो टिप्स है एकदम उसी टिप में थर्मल मीटर भी लगा हुआ है, मतलब टेम्परेचर, मतलब ये एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, इसी के अंदर हीटर है, इसी के अंदर थर्मामीटर भी है, तो ये बहुत अच्छा आपको टेम्परेचर कंट्रोल देता है, प्लस गर्मी उतना ही देता है जितना ज़रूरत है, क्योंकि ये गर्मी एग्जैक्टली वहीं जा रहा है, इसमें कोई एयर गैप नहीं है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मतलब ये 50 वाट में 75 वाट वाला जो हम लोग खरीदते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ ज़्यादा मैजिकल पावर है, इसलिए कि वेस्ट नहीं हो रहा है। और इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसे 250 डिग्री सेल्सियस सेट करते हैं, बहुत सारे आईसी होते हैं थर्मल सेंसिटिव होता है, उसको आपको ये नया 400 कर दिए एकदम भूंज रहे हैं उसको, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब के पीछे लोग भाग रहे हैं। आपको मोबाइल वालों में काफ़ी लोग का दिखेगा इस तरह का सिस्टम लेके क्यों घूम रहा है, जिसमें टिप है, माइक्रो टिप है, ये टिप है, पेंसिल है, माइक्रो सोल्डर है, वो सब क्यों है? वही है कि टिप में हीटर है, टिप में थर्मामीटर है, वो एग्जैक्टली बता देगा कि भैया कितना गर्मी चाहिए, हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। और कुछ कुछ वाला सिस्टम इतना फास्ट है, आप स्टैंड से निकाले गर्म हो गया गरम सर, टेंशन नहीं लेना, हो गया, चलिए कीजिए। तो वही है, इसीलिए अभी सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारी कंपनी बनाती है, इसमें दो, इंडिया में 2 ठो आपको मिलेगा, 2 क्या एक्चुअली एक ही ठो मिलेगा। T12 वाला सीरीज जो है दबा के चल रहा है इंडिया में, और जेबीसी जिनके पास पैसा अथाह है। तो रहा बात कि इसको चलाएं कैसे, तो चलाने के लिए जनरली ये सब टिप ऐसा बना रहता है कि उसमें जो हीटर है वो नॉर्मल हीटर, कोई ज़्यादा फटांग वाला चीज़ नहीं है, तो उसमें ये लो वोल्टेज डाला जाता है। जैसे कि इसके डिज़ाइन में 240 वोल्ट नहीं डाला जाएगा 24 वोल्ट, जैसे T12 वाले T12 सोल्डरिंग वाले सिस्टम्स में जनरली 24 वोल्ट जाता है 3 एम्प तक, और जो जेबीसी है इसीलिए इतना पॉपुलर है कि ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, 48 वोल्ट तक चला जाता है। तो आप कैसे करें, तो बहुत सारा जो बहुत छोटा-छोटा यूनिट देखा उसमें स्विचिंग पावर सप्लाई है। अगेन उतना लंबा नहीं, और रहा बात कि आप कुछ ऐसा खरीद रहे हो जिसके भरोसे आपका काम चले, तो आप नहीं चाहोगे भगवान भरोसे वाला चीज़ लें, तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर करें, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वही डीआईवाई जेवीसी सोल्डरिंग स्टेशन पार्ट 2, ये ट्रांसफार्मर पे चल रहा है। ट्रांसफार्मर में बिगड़ने वाला कुछ होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा महँगा होता है, वही बोल रहे हैं कि इंडिया में जाइए किसी भी जगह जो ऑडियो डेक पे काम करते हैं, ले जाओ यार, काहे लोड ले लो, टेक इट एंड गो। तो ट्रांसफार्मर में ये कर रहा है। अब रहा बात ट्रांसफार्मर से कैसे वो कंट्रोल करेंगे, ट्रांसफार्मर तो आपको ठीक है 240 है, उसको घटा के दे दिया, कैसे आप करेंगे, तो वो कंट्रोल करें, फीडबैक लूप चाहिए, ठीक है, तो फीडबैक लूप के लिए सर्किट बनाना पड़ता है, वही फचांग है, और उसके बाद उसमें ट्रायक लगाया गया है। अब ट्रायक जो है जो करता है, जिसे कहते हैं 0 वोल्ट स्विचिंग। ट्रायक में आप फेज एंगल कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत गंदा इमिशंस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन करता है, और अगर आप कहीं दिए कि जैसे आईएसआई को दिए कि इसको सर्टिफाई कीजिए, सामान फेंक देंगे वो लोग सीधे, वो सब अलाउड आजकल नहीं होता है। तो 0 वोल्ट को ऐसे होता है कि जैसे साइन वेव गया वो जाने देंगे, पूरा जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे वो 0 पहुंचेगा बंद कर देंगे ना, नहीं जी, अरे ठंडा हो रहा है, रुको, वो फिर रुके, अब फिर से ऊपर हाँ, जा 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 जा, फिर उसको नीचे जाने देंगे, वो कभी भी 0 पे ही ऑन ऑफ करेंगे, वो मतलब एक पूरा पल्स भेजेंगे तभी रुकेंगे, वो बीच में नहीं करते हैं। तो उसका फायदा होता है कि सिंपल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, गर्मी कम पैदा होता है, और इसी से आपका जेबीसी चलता है, जो $3000 का एक स्टेशन आता है, ये सब जो आता है $3000 तक का आता है, और लोग देते हैं, हंसी खुशी देते हैं। तो कारण वही है, तो उसको उस सब का इफेक्टिवनेस चाहिए, वो आपको ये स्टिक खरीदना पड़ेगा और टिप खरीदना पड़ेगा। इसका क्लोन भी आता है, चाइनीज क्लोन भी आता है, और ये आप T12 वाला भी खरीद सकते हैं। तो टूल वही समझिए, ये फ़ायदा ये होता है कि लोग इस तरह का क्यों फचंग कर रहे हैं, क्योंकि एक सामान है जिस पे आप भरोसा कर सकें। आप सोचिए कि आप रिपेयरिंग का दुकान चला रहे हैं और आपका ये जो है सोल्डरिंग स्टेशन बोल गया। अब आप तुरंत रिपेयर करना चाहोगे ना कि भैया सोल्डरिंग स्टेशन रिपेयर करो। कुछ-कुछ लोग 2-2 खरीद के रखे रहते हैं, कुछ-कुछ के में 3-3 तो रखे रहते हैं। तो वही है कि इसीलिए इसमें कूदना फ़ायदेमंद साबित होगा। मतलब कि अगर मैं पावर ये बना लेता हूँ, क्या बोलता हूँ, लीनियर पावर सप्लाई बनाता हूँ, तो सेकंड स्टेप यही होगा, ये बनाना है।
लेकिन मैं ये जेबीसी वाला नहीं बनाऊंगा क्योंकि उतना मेरा प्रोफेशनल काम नहीं और इतना महंगा भी लेने की जरूरत नहीं है। तो वही है, ट्रस्ट, सर्विसिबिलिटी और रिपेयर। यानी कि आप आराम से लीजिए, चलाइए, खुश रहिए। आपको हो गया कि यार ठीक है 24 वोल्ट वाला से हम चल रहे थे, खुश हो गए, लेकिन अब यार थोड़ा और पावर चाहिए, बड़ा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 48 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, ऑल लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये डीआईवाई सोल्डरिंग स्टेशन सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था। जनरली मैं कहूंगा ट्रांसफार्मर वाला के पीछे जाएं। बहुत सारा बहुत छोटा दिखा देते हैं सर, बिजली स्टेप डाउन का, हाँ उसके लिए एक बड़का अडाप्टर खरीदो, और भी 24 वोल्ट का अडाप्टर उतना कॉमन नहीं है तो वो भी महंगा पड़ता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर वाले डिजाइन पे जाएं। तो हो गया सोल्डरिंग स्टेशन, काफी अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं थोड़ा हाई लेवल का, लुमेन पीएनपी। तो पीएनपी आप लोगों को पता ही होगा, पिक एंड प्लेस मशीन होता है। यानी कि जब भी आप कोई बोर्ड देखते हैं, मदरबोर्ड हो चाहे मोबाइल का बोर्ड हो, ये सब बन कैसे रहा है? ये सब बन रहा है पिक एंड प्लेस से। यानी कि पीसीबी बनाने का पूरा फैक्ट्री हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो पीसीबी पे सामान कैसे रखेंगे? वो इंसान थोड़े रखेगा। शुरू शुरू में करते थे तो बहुत टाइम लगता था, और इसीलिए अब देखिए छेद वाला नहीं आता, जिसे थ्रू होल कंपोनेंट कहते हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो अब ये करते हैं सीधे सामान ऊपर रख देते हैं पेस्ट के ऊपर, और पेस्ट को हीटर में डालते हैं, वो पिघल के सोल्डर कर देता है। अब सामान रखेंगे कैसे? और छोटा छोटा सामान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब समस्या को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह का रूलर खरीद सकते हैं। पीसीबी रूलर हर जगह में अवेलेबल है। इसमें आपको फुटप्रिंट लिखा रहेगा, छोटा छोटा रहता है। तो ये सब ऑब्वियसली चिमटी ले लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो पिक एंड प्लेस मशीन पे पूरी दुनिया चल रही है। तो इन्होंने बोला कि हम इसको स्मॉल स्केल कर देते हैं, क्योंकि पिक एंड प्लेस है, आप आराम से जेएसएलवी पीसीबी हो या लायंस पीसीबी हो, किसी के पास भी जाएंगे वो आपको सर्विस देंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर हमको ये 10 पीस बना के दो, लूट मारेंगे। वो सब आप बोलिए कि सर हमको 10,000 पीस चाहिए, ओए होए सर आइए बात करते हैं, सस्ते में निपटाते हैं। आप बोलिएगा 100 पीस चाहिए, सर नहीं करवाओ सर नहीं करवाओ, वो लूट जाओगे आप। ये सब कम चीज पे जान मारता है। ये एकदम उसका उल्टा कर दिया कि ठीक है ना, हम वो मशीन ही सस्ता कर देते हैं कि आप लोग स्मॉल स्केल के लिए, मतलब इससे लाखों पीस बनाने के लिए नहीं बना है, ये स्मॉल स्केल के लिए। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कभी भी वो एक बार में मार्केट में नहीं जाएगा। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किए वो बता देंगे, और जो लोग भी बार बार सामान खोल के देखते होंगे, हमेशा जो पीसीबी लिखा रहेगा जनरली रिवीजन 4.5, रिवीजन 7.3, रिवीजन 13B। हम लाइक भैया इतना रिवीजन क्यों लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने बनाया वो बन गया। ये मैं एकदम समझाना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा कोई चीज नहीं होता है कि मैंने बनाया बन गया, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। तो आपको बहुत ये करना पड़ता है, इटरेशन करना रहता है। पीसीबी उतना अब फचांग नहीं है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, पीसीबी आ सकता है। लेकिन पिक एंड प्लेस अगर आपको बार बार कोई दे दिया, एक दो बार आप कर सकते हैं, लेकिन 15 बार या 16 बार करना पड़ा, या 15-16 पीस बनाना पड़ा, आप थक जाइएगा। तो उसी को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बना दिया। और वही बोल रहे हैं कि आराम से ये सारी सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनी देती हैं, अच्छे दाम पे भी देती है, लेकिन वो सीधा बोलते हैं कि अगर आप स्मॉल रन करना चाहते हो तो आप लुट जाएंगे। आप बोलेंगे जैसे सर मैंने ये बोर्ड बनाया, एक काम करो, मुझे लगता है डिजाइन सही है, एक काम करो इसका 100 पीस बना लो, हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, या 50 पीस बनाओ टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। लुट जाइएगा। मतलब ये जेन्युइनली आप शॉक हो जाइए कि भैया ये आपको कंपनी ओपनली बताइए, देखिए सर हमारा सामान का दाम आ रहा है जैसे $5, हमारा पीसीबी का दाम आ रहा है $5, आपका असेंबली का दाम आएगा $500। बोले भाई ये क्यों हो गया? होता है। वो लोग उतने महंगे एम्प्लॉइज़ को बार-बार नहीं रखेंगे, भैया तुम जा के पीसीबी मशीन को चेंज करो। जो आप लोग सुनते हो ना रील में आता है सामान, वो रील आपको लगाना होता है, उसके बाद सब खरीदना रहता है। और रील भी मार्केट में मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है ये पिक एंड प्लेस मशीन? ज़्यादा कुछ नहीं है, सीएनसी मशीन है जिसमें वैक्यूम है और कैमरा है। कैमरा होना ज़रूरी है क्योंकि आप इतना छोटा चीज़ को उठा रहे हैं कि दिखेगा नहीं कि भैया वो किस तरफ है। तो उसके लिए आपको वो कैमरा देखता है ताकि वो कंफर्म कर लेता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्चुअली कैसा है, तो वो रोटेट भी करना रहता है, थोड़ा फचांग है। तो वो कर दें, और इन्होंने कंपनी भी बना दिया। अब रहा बात की कंपनी भी बनाया और ओपन सोर्स कर दिया सामान को, कि मतलब आप अगर आपके पास जिगर है तो आप चाहें तो खुद भी बना लीजिए। आपको है कि नहीं भैया मेरे को बस पिक एंड प्लेस मशीन चाहिए तो सामान पूरा खरीद लीजिए, इनके पास से पूरा किट खरीद लीजिए। तो वही है। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन हाउस कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि आप यही सब रजिस्टर से काम करोगे, यही सब कैपेसिटर से काम करोगे, या रील खरीदिएगा ना तो दाम एक्चुअली बहुत सही रहता है एक पूरा रील खरीदने का। तो आप लोग खरीदते चले जाते हैं, धर धर करके जमा कर लेते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट सब चीज़ है। बोर्ड अगर आप जुगाड़ कर लेते हैं कि भैया ये दुकान है, जैसे बेंगलोर में अगर आप हैं तो बहुत सारी कंपनी सर्विस देती है कि अगर दबा के पैसा दीजिएगा, आज सुबह आप उनको बोर्ड का फाइल दीजिए, कल सुबह आ जाएगा आपके पास बोर्ड। चाइना में तो ये सब मतलब नॉर्मल चीज़ है। तो अगर बोर्ड फटाफट आ रहा है तो दूसरा चीज़ क्या है, उसको ये बनाना, पीसेस बनाना। तो वो करने के लिए बहुत बड़ा बात है। कंपनी भी बना लिया, कंपनी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी कर ली है, और लोग इस्तेमाल करने लगे हैं कि भैया हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड बोले बोर्ड ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गया। आप फोन उठाइए, 100 कंपनी बैठी हुई है कि हम आपको बोर्ड बना के दे देंगे। पिक एंड प्लेस कोई नहीं हाथ लगाता है, सब कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, बस सब यही बोलते हैं कि सर हम कर देंगे, बस 1000 पीस ऑर्डर दीजिए। नहीं तो नहीं तो बात भी मत कीजिए सर, आप ही को तकलीफ होगा।
तो ये वो समस्या को सॉल्व करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा समस्या है, लिमिटेशन है, उसको सॉल्व कर देते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है मार्केट में पब्लिक का। मतलब इनके साइट पे जाइए, देखिए कौन-कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन-कौन यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोग कहे कि भैया हम 25 ठो पीसी इसका बनाएँगे। जैसे बहुत सारे ये होते हैं इक्विपमेंट जो मास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बनाना है। आप पीसीबी ऑर्डर करोगे, सब चीज़ करोगे, लेकिन अब उसको बनाने में किसी इंसान को पैसा थोड़े दोगे, बहुत महँगा लगेगा। तो ये बहुत सक्सेसफुल और यूनिक टूल है, मतलब लोगों का पंख निखारने के लिए। मतलब ये यूनिवर्सिटी लेवल चीज़ में तो होना ही चाहिए कि आप ये यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स से सिखाया जा रहा है, वहाँ तो रख ही सकते हैं कि सर ठीक है हम बना देंगे फटाफट। अब बात करते हैं सबसे गॉड टियर प्रोजेक्ट का, डीआईवाई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये महाराज जी तो सीधे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना डाले। अगेन वो बहुत ये नहीं जाता, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन नहीं चल, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि सर ये क्या कोई बना सकता है? हाँ बना सकता है, बना दिए। तो ये बहुत बड़ा बात है और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, पहले हमें थोड़ा डर लगता है कि अरे यार कैसे कर रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर बनाया है तो आप बना सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने बनाया है तो आप बना सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये होगा क्या बोलते हैं, एरर ज़्यादा होगा, लेकिन बना सकते हैं। ये बात मैं लुइस रॉसमैन का बार-बार सुनता था कि अगर किसी ने इसको बनाया, चाहे एप्पल ही बनाया हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ही बनाया हो, चाहे कोई नोबेल प्राइज़ बनाया, अगर बनाया तो आप भी बना सकते हो, क्योंकि उसने बना के सॉल्व कर दिया, उसने सारा मेन फचांग सॉल्व कर दिया है। ये जो परमाणु बूम में जो था कि भैया पहली बार बन गया अमेरिका का, कोई नहीं कर, अरे सर उसने दिखा दिया कि बन सकता है, तो सब लोग टूट पड़ेंगे, बन ही जाएगा। धड़-धड़-धड़ करके सबके पास बन गया। तो सेम समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो पहली बार 1930s में बनाया गया था, ये वाला, वो बड़ी बात थी। अब कोई भी बना सकता है और ये साबित कर रही है, ये आज से 14 साल पहले की बात है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है? वो बस इलेक्ट्रॉन फ्यू-फ्यू है। जैसे आप लोग का सीआरटी टीवी होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्यू करके करता रहता है, तो वही चीज़ है। उसमें एक्सेलरेटर देना होता है, कंडेंसर लेंस लगाना होता है, एक्स-वाई रास्टर करना होता है और फोकस करना रहता है। फिर डिटेक्टर चाहिए और डिटेक्टर के बाद डिटेक्टर का सिग्नल कैसे आप पिक्चर में बदलोगे, तो उसको ऑसिलोस्कोप में लगा के करना है। हाँ, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जितना भी चीज़ बताए हैं, कोई बहुत फचंग नहीं है, सारा वैक्यूम में कर सकते हैं। भूल तो नहीं, एसी वाले बोले भैया हम तो वैक्यूम पे करते हैं। जो लोग आपका ये समझिए टेलीस्कोप का मिरर बनाते हैं, वो तो अल्ट्रा वैक्यूम पे करते हैं। और आपको ये है ना कि टर्बो पंप नहीं खरीदना, टर्बो पंप बहुत महँगा आता है। नॉर्मल जो एसी वाला वैक्यूम है, वो काफ़ी आपका वैक्यूम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना वैक्यूम नहीं दे पाएगा, तो क्या करें? तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वहाँ पे एक ऑयल पंप का डिज़ाइन आता है, जिसमें कुछ होता नहीं है, बस ऑयल गर्म होके गैसेस निकालता रहता है। बोल रहे हैं 1930 में वो लोगों ने सॉल्व कर दिया, आपको बस वही कर देना है अब। वो करके आप एकदम अल्ट्रा लो वैक्यूम तक आ सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन आपके स्टार्ट टू फिनिश तक जाएगा। वो सब करके आप कर सकते हैं। हाँ, वोल्टेज ये बहुत माँगता है, करंट नहीं माँगता है, वोल्टेज दबा के माँगता है। कितना माँगता है? 15 किलो वोल्ट। आपका वो जो लाइन जाता है 11 किलो वोल्ट है, ये 15 तक चले जाते हैं। और कुछ-कुछ डिज़ाइन सब जो मतलब प्रोफेशनल वाले हैं, जो ब्रांडेड हैं, वो सब 40 किलो वोल्ट तक चले जाते हैं। वोल्टेज थोड़ा माँगता है। और हाँ, ये ऐसी बात नहीं कि कोई फ्लाईबैक सर्किट बना दो, ना जी ना, रेगुलेटेड सिस्टम चाहिए, तो वही मेहनत होता है, फचांग वही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, आजकल मुश्किल है, पहले नहीं मुश्किल था। बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया कि पहले आसान था? पहले हम लोग बहुत ये इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, पावर एम्पलीफायर, सब ये सब जो सर्किट था, जैसे नियॉन ट्यूब लाइट होती थी, जो नियॉन जो मतलब ग्लास है जिसमें गैस है, नियॉन वाला, वो सब भी बहुत हाई वोल्टेज पे चलता है। तो मतलब अगर आप 1980s में जाते हो, बोलते हैं मेरे को हाई वोल्टेज सर्किट चाहिए, अरे लो यार टेक इट एंड गो। आज किसी के सामने मुँह खोलिएगा, भैया हमको 15 किलो वोल्ट का सर्किट चाहिए, बोले क्या बात कर रहा है? वो ये थोड़ा-सा मतलब हम लोग बदल गए हैं। अभी हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ता उतना हाई वोल्टेज का। तो असंभव नहीं है, बनाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि एक बंदा पगलाया कि भैया हम बना देते हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? और वो तो हो गया, ठीक है? उसने तो बना दिया, मैंने वीडियो दे दिया। अब एक सोल्जर जी को मूड आ गया कि यार मेरे मैं ही बनाता हूँ और ये उसका बना रहा है। ये एकदम एक-एक चीज़ रिफाइन करके, मतलब ये मार्क 1 था, ये मार्क 2 है, एक-एक चीज़ रिफाइन करके। और ये जनाब जी जो सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको देख के तो मेरे को मन कर रहा है मैं छोड़ दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना भैया। मेरे से ही पर्फ बोर्ड पे सीधा-सीधा वायरिंग नहीं हो रहा है, वो जनाब जी ऐसा लग रहा है कि भैया पूरा एकदम मदरबोर्ड बनाए हुए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का मैंने डीआईवाई प्रोजेक्ट देखा है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना देते हैं। टेंशन ही मत लो सर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना देते हैं। और वो भी ये बना दिए, टेक इट एंड गो हो गया। और ये जितना इससे प्रॉब्लम सीखे ओपनली बता रहे कि देखो भैया यहाँ पे धांधली होगा, ये करना, ये दिक्कत होता है, ये ऐसे ठीक कर सकते हो। आराम से अभी अगर आईआईटी वाले लोग पढ़ जाएँ, जैसे वो लोग बच्चे पढ़ जाएँ, 1 डेढ़ महीने में आराम से बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सोल्जर तो अपना अकेले ही घर में बनाया जा रहा है, बना ही लेगा एंड में। बात वही रहती है कि बहुत बड़ी बात है। वो डर आपको हटाना है कि इंसान ने बनाया है, आप बना सकते हैं। जैसे मुझे भी बहुत डर लगता था, अरे मॉसफेट से मैं पहले बहुत भाग रहा था, मॉसफेट करना, लेकिन ठीक है करते हैं, क्या होगा, जैसे दैट पैसा जलेगा, टाइम थोड़ा-सा वेस्ट होगा, मैं कल टपक ही जाऊँगा।
आप भी कल टपक ही जाओगे। तो उतना लोड नहीं लेना है, करना है, सीखना है और हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों सही। तो ये मैं भी चाहता हूँ किसी टाइम कि मैं इस तरह का लेवल पे हूँ कि नहीं सर मैंने बनाया है, दिस इज माई, टेक इट एंड गो। तो यही बोल रहे हैं कि कभी डराइए मत अपने आप को कि अरे ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। पगलाइए, जिगर लगाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन पेशेंस चाहिए, एक दिन में नहीं होना है, पेशेंस चाहिए। पेशेंस देते हैं तो आपको बम-बम रिजल्ट मिलेगा। यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मैंने तो उसको बना दिया, टेक इट एंड गो जी। बोले सही है, ऐप भी सही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टॉप साइंटिफिक डीआईवाई प्रोजेक्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्त से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।